ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और एक खास मेहमान को हम जोड़ेंगे। और जोड़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद बाजार आज थोड़े से संभलने के मूड में है। निफ्टी करीब 70 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों की आज बढ़िया रिवर्सल। हालांकि अगर पिछले 2 दिन के पेन को देखेंगे तो अभी भी घाव काफ़ी गहरे आपको दिखेंगे, लेकिन आज अच्छी चीज़ ये है कि 12 में से 10 शेयर मजबूती वाले हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक से आज सपोर्ट मिला है। एचडीएफसी बैंक करीब 1% ऊपर है, फिर से कोशिश कर रहा है अपने 1700 वाले लेवल को रीगेन करने की। लेकिन बाजार के लिए कुछ कुछ चिंताएं जस की तस हैं। एफआईएस की बिकवाली चल रही है, चाइना के बाद अब अमेरिका की टेंशन है, महंगाई भी बढ़ रही है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या ये 10% का ऊपर से करेक्शन ये पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मौका है, या फिर अभी आपको सावधान रहना है और आकर्षक लेवल का इंतजार करना है? हमारे साथ जुड़ गए हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। गुरमीत जी, करना क्या है? बाजार की जो गिरावट है जो चल रही है, क्या आपको लगता है कि वो कंप्लीट हो गई है, अपने लास्ट लेग में है, या फिर अभी भी पेन बाकी है? क्योंकि जो चिंताएं थी वो तो जस की तस खड़ी हैं। अर्निंग का सपोर्ट नहीं मिला, एफआईएस की बिकवाली लगातार चल रही है, चाइना के साथ साथ अमेरिका में जो ट्रेड बैरियर वाली खबर आ रही है वो भी परेशान कर रही है। तो लोग करें क्या अभी? कुछ ऐसा आपने बोला कि प्रॉब्लम थोड़ी इंटरनल थी, इसलिए एक्सटर्नल प्रॉब्लम बढ़ गया है क्योंकि आपकी अर्निंग्स अच्छी नहीं आई और वैल्यूएशंस हाई थे। तो ये सारी चीजें जो है वो वे कर रही हैं। अगर यही हमारी अर्निंग्स अच्छी होती तो शायद इतनी बिकवाली नहीं होती और तो उसे मैं कॉज और इफेक्ट बोलता हूँ। कॉज अर्निंग्स है, इफेक्ट एफआई आउटफ्लो है। हालांकि कुछ ट्रेड जनरल हुआ। अगर आप ईएम का ओवरऑल फ्लो देखेंगे इमर्जिंग मार्केट्स का, काफी बड़ा आउटफ्लो हुआ है। यूएस का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे एमएससीआई में, तो अब यूएस लगभग लगभग 2/3 है वर्ल्ड मार्केट कैप का। तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा है, बट ठीक है। इलेक्शन रिलेटेड रिएक्शन है, एक ट्रम्प ट्रेड जिससे बाजार बोलता है वो चल रहा है। तो नियर टर्म में 2-3 चीजें आपको मॉनिटर करनी है। एक, हमें देखना है कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन ना हो। ऑलरेडी 106 के आसपास है। जितना डॉलर स्ट्रांग होगा उतना इमर्जिंग मार्केट एसेट्स के लिए रिस्क ऑफ होता है। ये हमने पहले भी देखा है। 2016 की भी प्रेसिडेंसी में ट्रम्प के आपने देखा था कि चाइनीज करेंसी 10-11% डिप्रिशिएट हुई थी। उसके बाद इमर्जिंग मार्केट्स पे असर आया था शॉर्ट टर्म में। सेकेंड, बॉन्ड यील्ड यूएस में हार्डन हो रही है, 4.5% है। तो यूएस बॉन्ड में भी बहुत पैसा गया। तो पिछले एक हफ्ते में करीबन $75 बिलियन यूएस के इक्विटी ईटीएफ और बॉन्ड्स में गया है। तो ये बहुत बड़ा आउटफ्लो है। तो इसमें और हमें थोड़ी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि जैसा मैंने बोला, थोड़ी अर्निंग्स एक के बाद एक छोटा मोटा एक्सीडेंट होता रहा। कभी एशियन पेंट्स के नंबर खराब आए, कभी ब्रिटानिया के नंबर खराब आए, कभी कुछ इंडसइंड बैंक के नंबर थोड़े खराब आए। तो कुछ रोज कोई ना कोई एक स्टॉक था जिसकी अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर रही थी। रणनीति बहुत सिंपल है। जब भी हमने देखा है कि पहला एक्चुअली करेक्शन बहुत समय बाद आया है, इसलिए ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक साल का रिटर्न निफ्टी का अभी भी 20% है। निफ्टी मिड कैप करीबन 30% है एक साल का रिटर्न, और निफ्टी स्मॉल कैप 28% है। तो करेक्शन के बावजूद रिटर्न जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। तो मुझे लगता है थोड़ा वोलेटिलिटी कंटिन्यू कर सकती है कुछ हफ्तों तक। तो स्टैगर्ड डिप्लॉयमेंट करना चाहिए अगर आपके पास लिक्विडिटी है, और जहां पे अर्निंग सपोर्ट अच्छा है वहां पे निवेश करिए। कुछ बैंक्स के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, कुछ कैपिटल गुड्स के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, कुछ डिफेंस रिलेटेड में नतीजे अच्छे आए हैं, बट स्टॉक उतना अच्छा नहीं कर रहा है। तो इस समय जहां अर्निंग अच्छा है और स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, वो एक बेहतर जगह है पैसा डालने की। तो थोड़ी बहुत थीम आप बता दीजिए गुरमीत, फिर कौन सी वो थीम है, किस जगह से शुरुआत करें? जब इतनी बात आपने बताई दी है कि शुरुआत करनी है तो ये भी है, तो काम आपको ही करना है ना, आपको ही हेल्प करनी है। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, मैं जैसा बोलता हूँ कि हम सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एक प्रॉब्लम इस कंट्री में, वो हमारा एनवायरनमेंट है। आप देखिए, मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, 500 का एक्यूआई है। आसपास पानी हम्म। में टॉक्सिक फोम है, गार्बेज के माउंटेन है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी नीड इन्वेस्टमेंट के अलावा जो लाइफ के लिए है वो रिसाइकलिंग है और वेस्ट मैनेजमेंट है। क्योंकि इसके बिना हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। किसी भी वेल्थ का कोई मायने नहीं है अगर उसके हेल्थ हैजर्ड्स हैं। बच्चों में इतने रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल को विजिट करिए, आप बहुत ही हम्बलिंग फीलिंग होगी कि कितनी परेशानी है इसकी वजह से। तो मुझे लगता है जैसे एयर प्योरिफिकेशन बहुत बड़ी थीम है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग बहुत बड़ी थीम है। हम थोड़े लकी थे, हमारे पास गणेशा इकोस्फेयर था, नतीजे अच्छे आए और उन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया है आगे। और गवर्नमेंट ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि 30% जो है आपकी जितनी भी पेट बॉटल्स हैं, देश में 6 करोड़
के ऊपर 600 करोड़ के आसपास हम पेट बॉटल्स कंज्यूम करते हैं साल की, उसमें 30% रिसाइकिल प्लास्टिक होगा। नहीं तो पेनल्टी है 1 अप्रैल 2025। तो रिसाइकिल प्लास्टिक हमें अच्छा लगता है। पानी डिसैलिनेशन का जो कॉस्ट है दुबई में 9 पैसा है। और इंडिया में आज अगर आप पानी देखेंगे, जो टैंकर बिकता है मेट्रो में, या पानी जो खरीदते हैं वो 25, 30, 40 पैसे पे लेते हैं। तो वाटर डिसैलिनेशन और ट्रीटमेंट, सीवर, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि रिसाइकलिंग थीम लॉन्ग टर्म है, और कोई भी कंपनी यहाँ पे 10-12 हजार करोड़ से ऊपर मार्केट कैप नहीं है। कुछ कंपनी शायद 2-5 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे है। तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी, और इसको 5-10 साल के नजरिए से देखें, अगले 2-5 हफ्ते के हिसाब से मत देखें। बैंक्स मुझे लगता है बहुत रिलेटिवली अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं। पूरा बैंक निफ्टी 14-15 के पी पे है। आप प्राइस टू बुक पे देखेंगे तो 10 साल से नीचे ट्रेड कर रहा है अपने एवरेज प्राइस टू बुक से। और देर सवेरे, अभी दिसंबर में रेट कट नहीं होगा, फरवरी मार्च में रेट कट साइकिल शुरू होगी, तो वहां मुझे लगता है कि बैंक्स के कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे और डिपॉजिट ग्रोथ धीरे धीरे सिस्टम में नॉर्मलाइज हो रही है। तो बैंक्स पे आप निगाह रख सकते हैं। डिफेंस में अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं स्पेसिफिक डिफेंस चीजों को लेके। अभी फ्रांस इंटरेस्टेड है, पिनाका रॉकेट जो हमारा मल्टी MBRL है, उसमें इंटरेस्टेड है बहुत बड़ा ऑर्डर में। उसके नेगोशिएशन चल रहे हैं। वो ऑर्डर कहते हैं 40-50 हजार करोड़ का हो सकता है। इसमें कई कंपनीज हैं जो इसमें है, गवर्नमेंट एंटिटीज के अलावा L&T है, टाटा एडवांस सिस्टम्स है, सोलार इंडस्ट्रीज है। और यूरोप में अगर ट्रम्प सपोर्ट कम करते हैं बाकियों को, तो सबको अपने डिफेंस बजट बढ़ाने पड़ेंगे। तो अभी अभी तक इंडिया थोड़ा लेस डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। डेवलप्ड नेशंस में काफी सिनर्जी हो सकती है। तो डिफेंस में अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा करेक्शन आया है बहुत सारे स्टॉक में, 25-30% का करेक्शन आया है। और कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है ऑटो में है, ऑटो एंसिलरी में है। मुझे लगता है थोड़ा सा ये स्लो डाउन को ज्यादा हम एग्जैजरेट कर रहे हैं। अभी 40 लाख से ऊपर वेडिंग है अगले 30-40 दिन में। तो सही नंबर मुझे लगता है जनवरी का देखना, ये पूरा क्वार्टर का नॉर्मलाइज होने दीजिए। तो कुछ ऑटो एंसिलरीज के नतीजे बहुत अच्छे आए। उनो मिंडा का नतीजा बहुत अच्छा था, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है। संधार के नतीजे बहुत अच्छे हैं, कैश फ्लो जनरेट हुआ है, डेट कम हो रही है। तो यहाँ पे मुझे कुछ थीम्स में अपॉर्चुनिटी दिखती है। चलिए, तो बिल्कुल डिफेंस, बैंक्स, ऑटो और रिसाइकलिंग स्पेस। गुरमीत, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। और बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए रिसाइकलिंग स्पेस पर आपने बात कही, ये काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री के लिए FY25 के प्लान्स भी जो हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आते हैं, और उसमें विएटेक, वाबाक जैसे स्टॉक्स हैं जो कि रेडार पर लगातार हैं भी, और आपके लिस्ट में भी ये शामिल हैं। लेकिन गुरमीत, एक और सवाल रिटेल पार्टिसिपेंट्स का ये भी है कि इन स्तरों पर पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाए, या बाजार के इस उठापटक या भारी बिकवाली को देखते हुए निकल जाना चाहिए। अब डू यू थिंक इट्स अ टाइम फॉर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि रिजल्ट सिनेरियोज को अगर देखें, वैल्यूएशंस रिच हैं लेकिन अर्निंग सिनेरियो पुअर नजर आया। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात आपने जो कही, ऑफ कोर्स ऑटो, बैंक्स और रिसाइकलिंग स्पेस पे आपने अपना नजरिया बताया, लेकिन फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, ये डिफेंसिव्स के तौर पर बाजार को काफ़ी संभालते हैं। सो क्या गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के जरिए करेज दिखाकर बाजार में एंट्री करने का ये सही समय है? ये बिल्कुल हो रही है, अभी नहीं, ये हमेशा से है। कभी भी इन्वेस्टिंग टिप बेस्ड नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ सिप बेस्ड और गोल बेस्ड होनी चाहिए। आपका एक गोल होना चाहिए, और अगर आपका गोल नजदीक है, मान लीजिए आपको एक घर खरीदना था, या आपका रिटायरमेंट नजदीक है और आपको एक कॉर्पस क्रिएट करना है, तो आप कुछ पैसा डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्योंकि 5-10 साल का रिटर्न बहुत अच्छा है इक्विटी का। 10 इनफैक्ट मैंने एक ट्वीट भी किया था कि इक्विटी FI की वो जो इंडिया में पीक होल्डिंग थी, 23% इंडिया मार्केट को होल्ड करते थे, आज 16 के नीचे आ गए। फिर भी आप देखिए, और ये पिछले 5-6 साल में बिकवाली हुई है। आप खाली एक महीने का, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें फॉरेन कैपिटल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है, हमें काफी जरूरत है। बट मैं बता रहा हूँ कि डिस्पाइट इसके बावजूद बाजार ने पिछले 5-10 साल में अच्छा किया, पिछले 1 साल में भी अच्छा किया। मैंने अभी डेटा दिया इसका। तो बिल्कुल गोल बेस्ड होनी चाहिए। दूसरा, हेल्थ केयर को लेके मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूँ। पूरी BSE 500 में हेल्थ केयर का वेटेज सिर्फ 5% है। ये कैसे हो सकता है? 140 करोड़ देश में हेल्थ केयर का वेटेज 5% कैसे हो सकता है? और आप किसी भी डेवलप कंट्री में देखिए, 12-13-14% का वेट होगा। आप चाइना लीजिए, US लीजिए, कोई डेवलप्ड मार्केट लीजिए। इसमें 2-3 बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। एक, US जो रिपब्लिकन्स हैं वो बिग MNC फार्मा के थोड़े अगेंस्ट माने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए ड्रग्स को पीछे जो अप्रूवल मिला वो बहुत कम टेस्टिंग डेटा से मिला है। तो ये एक इंडियन जेनरिक्स के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, अगर उनका रुख बिग MNC को लेके जो है सख्त है। उसके अलावा US एक बायो सिक्योर एक्ट की बात कर रहा है, जिसमें वो जो आपके बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी सोर्सिंग एडवर्सरी नेशंस
जैसे चाइना रशिया से कम करना चाहता है, बैन करना चाहता है, तो हमारे सीडीएमओ प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। भारत का शेयर सिर्फ 2% है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में फार्मा के, चाइना का करीबन-करीबन 10% है। वहाँ की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ $5-6 बिलियन डॉलर के आसपास का रेवेन्यू करती हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल वाइज़। हमारी सबसे बड़ी कंपनी अभी शायद उसके 1/3 भी नहीं है। नतीजे अच्छे आए हैं, अब देखिए डिवीज़ का नतीजा अच्छा आया है, पीआई इंडस्ट्रीज़ का नतीजा अच्छा आया है, आरपीजी लाइफ साइंसेज़ काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, जुबिलेंट फार्मा स्पेस में, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है। और हॉस्पिटल्स में, क्योंकि सीनियर सिटीज़न्स जो हैं, इनका जो आयुष्मान योजना है 70 साल के ऊपर 10 लाख का कवर हो रहा है। और ये एक स्पेस है, आप भारत में 7 करोड़ लोग 60-70 साल से ऊपर हैं। तो हॉस्पिटल जो है एज़ अ स्पेस, जो मिड टियर 2 हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है मुझे। ठीक है, तो आपके लिए बाजार में मौके कहाँ पर है, गुरमीत जी ने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही साफ सुथरी भाषा में आपको बता दिया है और आप उन पर फोकस कर सकते हैं। इसमें बैंकिंग्स हैं, डिफेंस हैं, ऑटो इंसरीज हैं, ये तमाम आप सेगमेंट्स देख सकते हैं। गुरमीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको गाइड करने के लिए और उनका उत्साहवर्धन भी करने के लिए इस मुश्किल के दौर में। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल